अब देखते हैं आगे थ्योरी में मॉडुलस देख रहे थे। दो तरह का मॉडुलस देख लिया था कल, एक यंग्स मॉडुलस दिखा था और एक बल्क मॉडुलस देखा था। मॉडुलस वर्ड का ही मतलब बताया, मॉडुलस लिखा है मतलब क्या होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होगा, जैसा स्ट्रेस है करस्पॉन्डिंग वैसा स्ट्रेन होगा। तो अब जो एक बच गया था दैट इज तीन टाइप का बोलते हैं, एक होगा शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस, अब ये शियर मॉडुलस है तो वैसा ही स्ट्रेस होगा, यानी शियर स्ट्रेस होगा बाय शियर स्ट्रेन होगा। तो ये रेशियो किसका हो जाएगा, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का। तो लिख लो एक लाइन डेफिनेशन जल्दी से लिखो, शियर मॉडुलस लिखो, द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस भी बोलते हैं या शियरिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं, एक ही बात है। द रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेस, रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग शियरिंग स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग शियरिंग स्ट्रेन, टू द करस्पॉन्डिंग शियरिंग स्ट्रेन is called shear modulus, is called shear modulus। शेयरिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं या शेयर स्ट्रेस भी बोलते हैं, इज कॉल्ड शेयर मॉडुलस ऑफ द मटेरियल, शेयर मॉडुलस ऑफ द मटेरियल, शेयर मॉडुलस ऑफ द मटेरियल। तो किसका रेशियो है, शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन या शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन भी बोलते हैं। इसको एक और नाम से बोलते हैं, बता सकते हो क्या, शेयर मॉडुलस लिखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, वो तो बोलते ही हैं, और एक नाम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडुलस ऑफ, नीचे लिख लेना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या है, रिजिड हो, जिसके साइज या शेप में चेंज ना लाया जा सके, तो ये उसी से रिलेटेड चीज है ना। शेयर मॉडुलस क्या है कि रिजिडिटी से, कि अगर शेयर मॉडुलस है लेना देना किससे, रिजिडिटी से। याद करो जब शेयर वाला बताया था तो बुक का एग्जांपल दिया था कि फोर्स टेंजेंशियली लगा रहे हैं तो वो क्या हो गया था, डिस्प्लेस हो गया था, डिस्टॉर्ट हो गया था, शेप चेंज हो गया था। तो ये किसका मेजरमेंट है, रिजिडिटी का मेजरमेंट है। क्लियर बात कि कितना रिजिड है या नहीं है। सिंबल बुक टू बुक आपको वेरी करता मिल जाएगा, पर मैं वो सिंबल यूज कर रहा हूं जो वाइडली यूज होता है, लेकिन हर बुक में जी या हर जगह जी मिले ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ और होगा तो क्वेश्चन में लिखा होगा, ज्यादातर जी से लिखते हैं इसलिए मैंने जी लिख दिया। तो जी शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन, तो इससे परेशान नहीं होना कि क्या सिंबल है। अच्छा, तो ये क्या स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, और शेयर स्ट्रेन क्या होता है, याद करो लिखते थे tan थीटा, या फिर ये भी लिखते हैं tan थीटा क्या आया था, याद करो डेल एक्स बाय एल लिखा था, जितना डिस्प्लेस हुआ था ऊपर डेल एक्स बाय एल, तो ये सब लिख सकते हैं इसको। अच्छा, यहां पे एफ फोर्स कैसा फोर्स है, टेंजेंशियल की नॉर्मल, ये पूरा शेयर का मामला हो रहा है तो नॉर्मल कहां से आ जाएगा, एफ क्या है, टेंजेंशियल फोर्स। बाकी है तो स्ट्रेस का टाइप ही, तो यूनिट वगैरह तो वही रहेगा। ठीक है, यहां पे अगर थीटा बहुत स्मॉल होता है तो tan थीटा को थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल लिख देते हैं, अगर थीटा यानी बहुत कम स्ट्रेन होता है, थीटा स्मॉल, तो अगर एंगल स्मॉल होता है तो साइन थीटा या tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा, और कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, थीटा स्मॉल होता है तो 1, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, नियरेस्ट वैल्यू 1 के करीब होता है, और tan 0 का 0, sin 0 का 0, तो ये भी बोल सकते हैं। तो लिख लो जो लिखा है लिखते हैं, देखते हैं। मॉडुलस हो गया, ये तीन टाइप के मॉडुलस होते हैं। अब एक देखते हैं पॉइजन्स रेशियो, ये क्या है, जहर का रेशियो, पॉइजन्स साइंटिस्ट का नाम है, उस पॉइजन से अलग है स्पेलिंग, डबल एस है, हाँ जहरीला साइंटिस्ट, आशीर्वाद साइंटिस्ट का मिलेगा ही नहीं। पॉइजन्स रेशियो, तो पॉइजन्स रेशियो जहां भी होता है ना, रेशियो कोई नंबर होता है, कहीं पे भी रेशियो कोई नंबर होता है, और कोई नंबर क्या बताता है, जैसे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देखे थे, नंबर था, नंबर बता रहा था कितनी एनर्जी का लॉस हो रहा है, नहीं हो रहा काइनेटिक एनर्जी का। उसी तरह से यहाँ पे भी रेशियो एक नंबर है। बेसिकली ये क्या है बता सकते हो,
हाँ लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल लिख लो, पॉइजन रेशियो लिखना। विदिन द इलास्टिक लिमिट, विदिन द इलास्टिक लिमिट के अंदर द रेशियो ऑफ lateral strain to the longitudinal, जब भी रेशियो है कोई नंबर है तो नंबर तभी आएगा जब डायमेंशन क्या होगा, नहीं होगा। तो स्ट्रेन और स्ट्रेन का रेशियो है ये। रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो, इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो। लेटरल का मतलब क्या होता है, चौड़ाई से रिलेटेड, और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है लंबाई में चेंज। जैसे सिंपल मान लो एग्जांपल, ये इरेजर है, ये कोई ऑब्जेक्ट इरेजर ही मान लो सोचा, इसको कंप्रेस करोगे क्या होगा, लेंथ कम होगा, थिकनेस बढ़ जाएगा। लेंथ में चेंज लाए, थिकनेस में भी चेंज आया। या फिर खींचोगे तो लेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा, थिकनेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मटेरियल की वॉल्यूम उतनी ही रहनी है। तो वॉल्यूम सेम रहने के लिए अगर एक डायमेंशन बढ़ रहा है तो दूसरा घट जाएगा, या एक घट रहा है तो दूसरा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसी रेशियो को जो बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। जैसे मान लो कोई मटेरियल है, कोई रॉड ही है, इलास्टिक है, मान लो ये है, ठीक है। अब इसके लिए अगर हम बात करते हैं, मान लो इसका हमने एक्सपेंड किया या कंप्रेस किया, कुछ भी मान लो एक्सपेंड किया, खींचा, खींचने से क्या हुआ, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। खींचने से इसकी लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई, दोनों तरफ बराबर ही बढ़ेगा, समझने की बता रहा हूं। तो अगर लेंथ बढ़ गई, अगर खींचने से लेंथ क्या हो गया, बढ़ गई, तो थिकनेस क्या होगा, घट जाएगा, तो ये पतला हो जाएगा थोड़ा सा। तो एग्जैक्टली ये क्या होगा, थोड़ा पतला हो जाएगा। अच्छे से थोड़ा फिगर बना लेंगे तो ज्यादा बेटर। अगर मान लो कि लेंथ है, ये पहले L था, सॉरी ये थिकनेस पहले D था मान लो, अब थिकनेस क्या होगा, कुछ कम हो जाएगा। तो दोनों तरफ से मिला के कुछ कम होकर नई थिकनेस जो आई वो मेजर किया, तो D में कुछ कम हो गया, मान लो डेल्टा D कम हो गया, तो नई थिकनेस कितनी हो जाएगी, D माइनस डेल्टा D। और लेंथ पहले कुछ था से L था, लेंथ जो बढ़ा और कितना बढ़ा, तो हमने बोला डेल्टा L बढ़ा। तो जब लेंथ डेल्टा L बढ़ा तो थिकनेस डेल्टा D क्या हो गई, कम हो गई। तो यानी ये रेशियो अगर यहाँ पे लिखते हैं, स्ट्रेन का मतलब भी होता है चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो लेटरल स्ट्रेन चेंज इन थिकनेस बाय ओरिजिनल थिकनेस। तो थिकनेस में कितने का चेंज आया, डेल्टा D का, और पहले कितनी थी, D थी, तो डेल्टा D बाई D। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लेंथ ओरिजिनल, मतलब पहले लेंथ में चेंज बाय ओरिजिनल लेंथ, लेंथ में चेंज कितने का आया, डेल L का बाई L। पहले बोलो, क्लियर है। और यहाँ पे लगा दिए माइनस ही, माइनस क्यों, माइनस, हाँ उस केस में बताए थे, यहाँ पे भी वैसा ही कुछ होगा। क्या, एक बढ़ेगा तो घटेगा। अगर लेंथ बढ़ाओगे तो थिकनेस क्या होगा, कम होगा, या थिकनेस अगर बढ़ाओगे तो लेंथ कम होगा। क्लियर बात। तो नेगेटिव साइन यहाँ पे यही बता रहा है, नोट कर लो, फिर मैं एक अगला कुछ लिखा दूंगा। चलो जल्दी नोट कर लो, नोट देके लिख लेना। सिंपल सा माइनस साइन क्यों है, लिखो हियर नेगेटिव साइन, here negative sign indicates that longitudinal and lateral strain are in opposite sense, and lateral दोनों दिख रहा ना, longitudinal and lateral strain are in opposite sense। opposite sense का मतलब है कि दोनों उल्टा होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा, एक स्ट्रेन। अच्छा, इसकी वैल्यू जो होती है कितना से कितना के बीच हो सकती है, प्रैक्टिकल वैल्यू अगर मैं बोलता हूं, जैसे इसी को लिखोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, डेल्टा D बाय डेल्टा L, डेल्टा D बाय डेल्टा L, D नीचे आ जाएगा, L ऊपर चला जाएगा, इंटू L बाई D। तो L बाई D तो मान लो कि इनिशियल जो था, चेंज कितना आया, डेल्टा L का या डेल्टा D का। अब हो क्या सकता है कि एक बात अगर केस देखे, D में चेंज ना हो, अगर D में चेंज नहीं होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेकर कितना तक, 1 नहीं होगी,
0 से लेकर 1 नहीं होगी, क्योंकि लेंथ तभी कहते हैं जब वो अदर डायमेंशन के कंपेयर में क्या होगा, बड़ा होगा। अगर लेंथ और थिकनेस बराबर हो जाए ना तो फिर कोई लेंथ नहीं कहलाएगा। जितना चौड़ाई हो उतनी लंबाई हो तो फिर लंबाई नाम की कोई चीज नहीं है। लंबाई बोलते हैं जब एक डायमेंशन बाकी कंपेयर में बड़ा होगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू फिर कितना हो सकता है, तो 0 से लेकर +1/2। ठीक है, तो लिख लो इट्स प्रैक्टिकल वैल्यू, इट्स प्रैक्टिकल पूरे इसका पॉइजन रेशियो, इट्स पॉइजन रेशियो का प्रैक्टिकल वैल्यू इज बिटवीन 0 to +1/2, 0 to +1/2, 0 to +1/2। तो क्या ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। प्रैक्टिकल और एक थियोरेटिकल होता है -1 से 1/2, कोई मतलब नहीं उतना, इतना काफी है। अब देखो ये जितने तरह के मॉडल्स पढ़े ना, 3 टाइप के मॉडल्स पढ़े और एक पॉइजन रेशियो पढ़े, इन सब का फॉर्मूला हमारे पास है। इन सबको एडजस्ट करके रिलेशन भी निकलता है। वो रिलेशन आप खुद से ट्राई करना, अगर मतलब जानने के लिए, अदरवाइज याद तो रखना ही होगा। LHS = RHS करके सब लाने की कोशिश करना। मैं रिलेशन लिखा देता हूँ। ये रिलेशन कभी कभी डायरेक्ट रिलेशन ही एग्जाम में पूछ दिया जाता है, या इन रिलेशंस में से डेटा में दे दिया जाएगा, एक अननोन रख दिया जाएगा, उसकी वैल्यू बतानी होगी। तो मैं जरा लिख रहा हूं कुछ रिलेशन, तो उस इन रिलेशंस को एज इट इज याद रखना, ठीक है ना। इसको प्रूव करना कोई दिक्कत नहीं है, आप सब फॉर्मूला जानते हो, पुट करते रहो, LHS RHS आता रहेगा, तो उस पर हम टाइम नहीं देंगे, कोई खास इसमें है नहीं कुछ। तो रिलेशन बिटवीन कुछ टर्म्स का रिलेशन हम लिखने जा रहे हैं। तीनों मॉडुलस और पॉइजन रेशियो के बीच का रिलेशन, ठीक है ना। तो तीनों मॉडुलस रिलेशन बिटवीन तीनों मॉडुलस कौन कौन था? यंग्स मॉडुलस। अच्छा, इसके लिए अगर समझ लो सिंबल, आपको रिलेशन ध्यान रखना है, अगर सिंबल अलग कर दे तो कंफ्यूज नहीं करना, या गलत करके मत आ जाना। मैं वो सिंबल यूज कर रहा हूं जो ज्यादा यूज होता है। अगर मान लो सिंबल कुछ चेंज कर दे, या कभी कभी आपको एग्जाम में गलत कराने के लिए या कंफ्यूज कराने के लिए क्या करता है कि सिंबल पलट दिया कि वाई से इसको लिख दिया, उसको लिख दिया, तो आपको फंडा क्लियर होना चाहिए कैसे लिखा गया है। फिर एक था तुम्हारा शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। एक हमने देखा शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसके लिए कई सिंबल यूज होता है, जे भी यूज होता है, रिजिडिटी, कहीं कहीं ये सिंबल भी यूज होता है। ये सिंबल क्या है? ईटा पढ़ते हैं इसको, इस सिंबल को पढ़ते हैं ईटा। कौन सा? ईटा पत्थर नहीं, ईटा, ये पढ़ते हैं सिंबल। तो खैर ठीक है, इफिशिएंसी वगैरह के लिए भी ये सिंबल यूज होता है, उससे मतलब अभी नहीं। और एक पॉइजन रेशियो था। पॉइजन रेशियो के लिए भी बुक टू बुक अलग सिंबल यूज हो जाता है, पर ज्यादातर जो यूज होता है पॉइजन रेशियो के लिए कई बुक में, वो ये यूज होता है, सिग्मा जैसा ही, ठीक है ना। बाकी वेरी करेगा तो उस अकॉर्डिंग कर लेंगे। आपको जो रिजल्ट ध्यान रखना है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं 4, उसको याद रखना है आपको। एक y यंग्स मॉडुलस इक्वल टू, यंग्स मॉडुलस रिलेट करता है 3k। इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा, भले ही प्रूव करके ले भी आओ तो भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में उतना समय नहीं है कि बैठ के प्रूव करते रहोगे। तो खुश होके ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन करके आओगे, बाकी पेपर छोड़ के आओगे, तो इसीलिए याद तो रखना है। एक होता है y = 3k × 1 - 2 सिग्मा। किसके लिए क्या सिंबल है हमने लिख दिया है। उसी तरह से सबको y के टर्म में लिख रहा हूं मैं, ताकि याद रहे। बाकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम उलट पुलट कर सकते हैं। उलट पुलट करने का मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं कि मान लो k बोल दिया जाए, तो k के लिए ये नीचे आ जाएगा /3, ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। तो y = 1 लिखे 2g × 1 + सिग्मा, 2g × 1 + सिग्मा। एक और लिख रहे हैं y = 9 kg, y = 9 kg / 3k + g, y = 9 kg / 3k + g। और एक और लिख रहे हैं 2 हो गया, एक 3, और एक और जो है पॉइजन रेशियो सिग्मा = 3k
माइनस 2 सिग्मा 3k माइनस 2 सिग्मा बाय 6k प्लस 2g बाय 6k प्लस 2g। तो ये रिलेशन आपको घर पे देखना है, प्रूव करके देखना है, सबका फॉर्मूला पता है, एडजस्ट करोगे LHS इक्वल टू RHS हर केस में आएगा। तो अपनी जानकारी के लिए आप एक बार ट्राई करके प्रूव करके देख सकते हो, पर याद होना चाहिए क्योंकि कुछ नहीं है, क्वेश्चन कुछ नहीं, सीधा आपसे फॉर्मूला पूछ दिया जाता है कई बार कि y इक्वल टू 4 ऑप्शन दे दिया 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, एक ऑप्शन दे दिया 3k 1 माइनस सिग्मा, एक दे दिया k इंटू कुछ 1 माइनस सिग्मा, इस तरह से दे दिया, आपको पता है, टिक लगाओगे आगे बढ़ोगे, या फिर इनमें से कोई अननोन दे दिया, ठीक है, तो उसको नोट कर लो। तो क्लियर है, ये रिलेशन ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखो क्या है, अच्छा प्रवचन में बंद करके जनरली तब तक बंद हो जाता है जब तक लिखते हो, प्रवचन भी होगा तो आपको साथ में ही दे दिया करूंगा, तो समाज का भी भला हो जाएगा। खैर चलो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेच्ड वायर, जरा देखते हैं, स्ट्रेच्ड वायर पता कर रहे हैं क्या होगा, कैसे होगा, निकाल रहे हैं, ठीक है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेच्ड वायर, आपको पता है जब किसी पे वर्क करते हैं तो वर्क अगर रुके हुआ है तो वर्क किस फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म, एनर्जी के फॉर्म। तो यहाँ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर, एक वायर जिसमें इलास्टिसिटी है तभी तो वो एक्सपेंड हुआ है या कंप्रेस हुआ, रिजिड तो नहीं होगा। तो एक वायर को हमने खींचा, उस पर वर्क किया या कंप्रेस किया, वर्क किया, तो वर्क किया तो उसमें क्या हुआ, वो कहाँ गया, उसके मटेरियल में स्टोर हुआ, किस फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में, फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी के, अगर इलास्टिक मटेरियल है तो वही पता कर रहे हैं वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। तो इसको साथ में ही साथ हम लिखते चलेंगे और बताते चलूंगा। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर, हेडिंग डालो, लिखो, इसमें लिखो लिखो, लेट ए फोर्स, साथ में प्रूव करते चलेंगे, लिखते चलेंगे, लेट ए फोर्स, और साथ के साथ समझते जाएंगे, लेट ए फोर्स कैपिटल एफ, लेट ए फोर्स कैपिटल एफ applied on a wire, applied on a wire, applied on a wire of length L, applied on a wire of length L, length L, increases its length L, increases its length by delta L, increases its length by डेल्टा एल, बाय डेल्टा एल, ठीक है ना। एक वायर है, उस पर फोर्स लगाया कुछ है, पहले लेंथ एल थी, थोड़ा सा लेंथ बढ़ गया, कितना बढ़ा, तो हमने बोला डेल्टा एल बढ़ा, ठीक। फुल स्टॉप लिखो इसमें, व्हेन द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय, व्हेन द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा एल, अच्छा, लेंथ बढ़ाने के प्रोसेस में शुरू में हमने फोर्स नहीं लगाया, लगाना शुरू किया, उस समय स्ट्रेस क्या था, 0 था। फिर जैसे फोर्स लगाते जाएंगे इंटरनल क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, स्ट्रेस क्या, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जैसे हम बाहर से फोर्स लगाना शुरू करेंगे उसका असर दिखना शुरू होगा, लेंथ बढ़ना शुरू होगा, अंदर से भी इंटरनल फोर्स लगेगा। वो कितना लगना चाहिए, जितना बाहर से लगा रहे हैं ताकि ना टूटे, वो तो लिखो, क्या लिखे, फोर्स क्या लिखे, इंटरनल फोर्स डेल्टा एल, कोमा द इंटरनल फोर्स इंक्रीजेस फ्रॉम, इंटरनल फोर्स इंक्रीजेस फ्रॉम, ऐसा करने पे इंटरनल फोर्स इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to F, इंटरनल फोर्स इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to F, 0 to F, बोर्ड पर लिखा है, ब्रैकेट में F के साथ जैसे लिखा है वैसे ही लिख लेना, अप्लाइड फोर्स, 0 to F इक्वल टू, बोर्ड पे लिखा है अप्लाइड फोर्स, मतलब जितना अप्लाई किए उतना ही अंदर की तरफ लगाना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम लिख रहे हैं एवरेज इंटरनल फोर्स, समझो पूरे प्रोसेस में यूनिफॉर्मली बढ़ रहा हो तो एवरेज इंटरनल फोर्स पहले क्या था, 0 था, अब F हुआ, तो एवरेज कितना होगा, 0 प्लस F/2, यानी कि कितना लिखेंगे, F/2। एवरेज फोर्स कितना हुआ, इंटरनल फोर्स F/2 लिखते चलो, इंटरनल फोर्स F/2, ठीक। अब क्या करेंगे,
इतना फोर्स लगा, ठीक है, वर्क डन। अब ये क्या चाहेगा, ये इंटरनल फोर्स उसको डिगेन करना चाहेगा। अब हम पता कर रहे हैं इसके लिए, अगर हमने फोर्स लगाया, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो क्या होगा, वर्क हुआ है इसका मतलब। तो वर्क डन ऑन दी वायर, तो वायर पे कितना वर्क हुआ है, वर्क डन ऑन दी वायर। अब एक बात समझो, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है यहाँ पे, F/2। वर्क डन क्या लिखेंगे, एवरेज फोर्स इक्वल टू फोर्स, एवरेज फोर्स इनटू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, इंक्रीज इन लेंथ, इधर दिख रहा है ना, एवरेज फोर्स इंक्रीज इन लेंथ, तो F/2 और लेंथ कितना बढ़ा, डेल्टा एल, ठीक ना, F/2 डेल्टा एल, ठीक। तो F/2 इंटू डेल्टा एल, तो ये क्या हो गया, वर्क डन। और जो हम वर्क कर रहे हैं वही किसमें स्टोर हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज, किस में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन दी वायर। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन दी वायर। यही वर्क किस फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। यानी हम क्या लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, तो U इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी से लिखा तो क्या लिखेंगे, F/2 इंटू डेल्टा एल लिख सकते हैं, पहले बताओ कोई दिक्कत। अब देखो जरा सा एक चीज मैं थोड़ा एडजस्ट करके लिख रहा हूं, जरा समझो। 1/2 लिख सकते हैं इसको ऐसे, इंटू F इंटू डेल एल, यही चीज है ना, 1/2 इंटू F। एक ही साल लिखो, डेल एल, स्मॉल से लिखते हो स्मॉल से कैपिटल तो कैपिटल, तो स्मॉल से लिखा है ठीक, या कैपिटल लिखा है तो कैपिटल कर लिया, ठीक। एक काम करते हैं, मैं क्या कर रहा हूं, देखो एरिया से डिवाइड, लेंथ से डिवाइड, ठीक, इनटू ऊपर भी एल लिख दें, बात एक ही होगा। एरिया लेंथ से डिवाइड, एरिया लेंथ से मल्टीप्लाई, और एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। तो ये इंटू क्या होगा, वॉल्यूम। तो लिख सकते हैं एरिया लेंथ से डिवाइड, एरिया लेंथ से मल्टीप्लाई। तो ऊपर भी एरिया लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ में डायरेक्ट लिख देता हूं क्या, वॉल्यूम। तो लिख सकते हैं ऊपर वॉल्यूम इंटू वायर, नीचे भी वॉल्यूम ही है, एरिया इंटू लेंथ। क्या क्लियर हुआ, चल ठीक है। अब इस तरह से लिखने का कट जाएगा तो लिखेंगे, तो इस तरह से लिखने का फायदा क्या, F इंटू ए क्या होता है, क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया मॉडुलस में स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, कहीं है फोर्स पर यूनिट एरिया क्या, स्ट्रेस। F/A क्या है, स्ट्रेस, और डेल्टा L/L क्या है, स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या फॉर्मूला आया, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो पोटेंशियल एनर्जी को इस टर्म में भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो स्ट्रिंग को जब एक्सपेंड करते हैं या कंप्रेस करते हैं, वर्क करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है वो क्या होता है, इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। एक टर्म और यूज होता है कभी कभी, ऐसे ज्यादातर यही लिखते हैं। एक टर्म, ये तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया, जब हाँ बोलो, जैसे हम लोग कि हाफ F/A को लिखे स्ट्रेस और डेल्टा L/L को लिखे स्ट्रेन, और फिर वो जो वॉल्यूम ऑफ वायर था, हां वॉल्यूम ऑफ वायर, ये जागे लोग, अच्छा लगा, इनटू बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल इनटू वॉल्यूम ऑफ वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू ये वॉल्यूम भी ना, इंटू वॉल्यूम। क्लियर है। एक टर्म और आता है, एक तो होता है पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और एक टर्म लिख सकते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पोटेंशियल एनर्जी तो है, यूनिट वॉल्यूम में कितना है, मतलब हर एक यूनिट में क्या है, और यूनिट में देखना क्या बोलते हैं, डेंसिटी। कोई भी चीज पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं मास डेंसिटी।
शॉर्ट में हम उसको बोल देते हैं डेंसिटी, चूंकि मास के टर्म में ज्यादा यूज करते हैं, पर वो बेसिकली मास की डेंसिटी है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। उसी तरह से चार्ज की डेंसिटी बोलते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम मतलब डेंसिटी। तो यहां पे क्या लिख रहे हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या इसको एनर्जी डेंसिटी बोलेंगे इलास्टिक, चूंकि देख रहे हैं एनर्जी डेंसिटी या रफली एनर्जी डेंसिटी। चूंकि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देखे ना, जब मास पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं तो उसका नाम होता है मास डेंसिटी। रफली हम उसको बोल देते हैं, रफली हम उसको क्या बोल देते हैं, रफली बोल देते हैं हम उसको मास पर यूनिट वॉल्यूम को रफली डेंसिटी बोल देते हैं, बेसिकली वो मास डेंसिटी है। उसी तरह से एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से तो वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होगा, कैंसल। तो इसको जनरली टर्म जैसे भी लिखो, पर लिखते हैं जनरली स्मॉल यू से। कोई भी एनर्जी डेंसिटी या कोई भी ऐसे डेंसिटी टाइप का टर्म लिखते हैं ना, तो क्या करते हैं, तुम्हारा स्मॉल यू से लिखते हैं क्या। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसल, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो ये हो गया, तो इसको नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, फिर आगे बात करते हैं। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक। अब देखो इस चैप्टर में मैक्सिमम थ्योरी हो चुकी है। अब दो तीन चीजें हैं, एक दो एप्लीकेशन है एनसीईआरटी में, वो समझेंगे। उसको मैं एज इट इज एनसीईआरटी का एग्जांपल जैसे है वैसे ही समझाऊंगा, और आपको वो समझना है, उससे क्वेश्चन डिराइव होके आता है। तो दो एप्लीकेशन है वो देखेंगे चैप्टर में, और उसके बाद एक ग्राफ है स्ट्रेस और स्ट्रेन का। तो फिर उसके बाद इसकी थ्योरी खत्म हो जाएगी, फिर इसमें केवल न्यूमेरिकल रहेगा। तो हम देख रहे हैं एप्लीकेशन। इस चैप्टर में दो एप्लीकेशन यूज कर रहा हूं, लिख रहा हूं, जो एनसीईआरटी में दिया है, पढ़ रहे हैं आपको। तो एप्लीकेशन यानी इन सब चीजों का यूज जो पढ़े हो। तो एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल जो इलास्टिसिटी को शो करता है, यानी जिसके कारण वो खिंचता है, उसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ रिजिड नहीं है, रिजिड नहीं होना भी बेनिफिशियल है। रिजिड नहीं होना भी बेनिफिशियल है कैसे, रिजिड नहीं होना भी बेनिफिशियल कैसे, जैसे सिंपल सा बात करो, आप लोग देखते हुए कभी तूफान वगैरह आया है, तेज आंधी आया है, नॉर्मल पेड़ जो है वो क्या होता है, उखड़ जाता है, गिर जाता है, लेकिन यूकेलिप्टस का पेड़ जल्दी नहीं टूटता। क्यों, वो झुक जाता है, काफी बेंड हो जाता है, लेकिन टूटता नहीं है। क्यों, क्योंकि वो इलास्टिक है, वो इलास्टिक है, काफी ज्यादा ये करता है, फिर शेप को क्या कर लेता है, रिगेन कर लेता है। जैसे ब्रिज वगैरह में देखोगे आजकल, हाँ बंजी जंपिंग इलास्टिक है, हाँ वो भी मटेरियल। तो इलास्टिक जो होगा वो टूटेगा नहीं जल्दी, नहीं तो क्या होगा, जैसे आजकल ब्रिज में देखोगे, पुल में, पुल के बीच में कभी देखना, अगर देख रहे हो ज्वाइंट करने के लिए, अब जनरली पुल के बीच में व्हाइट सा स्टील का दिखता है, स्टील, पुल में ज्वाइंट में बीच में तुमको स्टील दिखेगा। क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि अगर रिजिड बना दिया जाए पूरा ढलाई जैसा, तो क्या होगा, गर्मी के दिन में एक्सपेंशन हो रहा है गर्मी से, या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मटेरियल को, तो एक्सपेंशन की वजह से क्या होगा, दरार पड़ सकता है। पुल वो एक तरह से वो स्टील जो इलास्टिक काम करता है, वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। और पुल पे शॉक, जो आप कभी पुल पे खड़ा रहो और ट्रक वगैरह अगर या हैवी व्हीकल जा रहा है, तो आपको उसका वाइब्रेशन फील होगा, वाइब्रेशन फील होगा, वो उसको एब्जॉर्ब कौन करता है, वही जो बीच में स्टील का जॉइंट है, वो नहीं होगा इलास्टिक, वो क्या होता है, एक्सपेंड या कंप्रेस होके उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है शॉक को। तो इलास्टिक बिहेवियर के कारण ही ऐसा होता है। यहाँ पे दो एप्लीकेशन है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, जो समझेंगे। एक है जैसे एनसीईआरटी में लिखा उसी अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, लिख लो, मेटल रोप्स। एक एप्लीकेशन पढ़ना है, मेटल रोप्स, metal ropes used in cranes, crane देखे हो, cranes, metal ropes used in cranes for हाँ फ्लैट वगैरह बड़े बड़े बनाने, for lifting बड़े बड़े फ्लैट वगैरह, या किसी चीज को निकालने में, पानी में गिर गया है गाड़ी वगैरह, हैवी लोड्स। वो देखे होगे भरपूर सिनेमा, कौन सा था, दृश्यम, पानी से निकाल रहा है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती भूल के दृश्यम का ही याद कर लिए हैं।
अगर वो बात है शास्त्री जी का जयंती छोड़ के वही कर लिए। तो दृश्यम जो निकालता होता है गाड़ी क्रेन से, तो ये एप्लीकेशन क्या है उस पर आते हैं। दृश्यम मूवी देखिए लिए होगे, फिर नया, हाँ नया पार्ट आएगा फिर देखोगे। अब देखो सत्संग जाओगे, गोवा जाओगे, एटीएम से पैसा भी निकालते हैं। तो मेटल रोप्स यूज्ड इन क्रेन्स फॉर लिफ्टिंग हैवी लोड्स। हैवी लोड को उठाने के लिए जो रॉड होता है ना, मेटल रोप यूज किया जाता है। मेटल रोप यूज किया जाता है क्यों? आप जो उसका देखोगे ना, मोटा वायर होता है, मेटल का होता है। नॉर्मल नायलॉन रस्सी से कोई गाड़ी डूब गया है कुछ है या निकाल रहे हैं, नायलॉन रस्सी से उठा के नहीं निकाला जाता है, वैसे ही टूट जाएगा। मेटल रोप किया जाता है क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी होती है। तो इसको हम साथ में समझते चलेंगे, एक एग्जांपल समझेंगे। डेटा में एनसीईआरटी का ले रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, कॉन्सेप्ट से मतलब है, कैलकुलेशन से परेशान नहीं होना। तो लिख लिए, लिखो साथ में लिखते चलो, समझते चलेंगे। लिखो, द थिकनेस ऑफ मेटलिक रोप्स, द थिकनेस ऑफ, एक एग्जांपल है, एग्जांपल समझ रहे हैं डेटा से। द थिकनेस ऑफ मेटलिक ropes, the thickness of metallic ropes used in cranes to lift heavy loads, heavy loads is decided on the basis of elastic limit, of the material, लिखा है बोर्ड पे, elastic limit of the material and the factor of safety, factor of safety, ठीक है ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब क्या चीज है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, देखेंगे समझेंगे। नीचे लिखो, एक डेटा लिखते हैं, ठीक है। मटेरियल इलास्टिक लिमिट के अंदर होना चाहिए। इलास्टिक लिमिट के अंदर क्यों होना चाहिए? क्योंकि इलास्टिक लिमिट के अंदर होने से क्या होता है, फिर से शेप को मटेरियल रिगेन कर लेता है। अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर नहीं होगा ना, तो खींच के जैसा तन गया वो वैसा ही रह जाएगा। अगर उसके बियॉन्ड बात हुई, जैसे कि मान लो स्प्रिंग का एग्जांपल, स्प्रिंग को थोड़ा खींचे फिर वापस आया, फिर खींचे वापस आ गया, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा खींच दोगे वहीं रुक जाएगा। तो अगर वायर के साथ भी ऐसा हो, रोप के साथ जो पकड़ के लिफ्ट कर रहा है, इलास्टिक लिमिट से ज्यादा खींच जाए तो वैसा ही रह जाएगा। तो वही बात हो रही है। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी कुछ होता है, देखेंगे अभी। तो लिखते हैं, लिखना एक डेटा जैसे लिख रहा हूं वैसे ही। लेट ए क्रेन हैज टू लिफ्ट, लिफ्ट क्रेन को लिफ्ट करना है कुछ मास, कितना करना है? तो एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो लिफ्ट करना है 10 to the power 4 kg। अच्छा देखो, मशीन भी डेजिग्नेशन, हर मशीन से हर तरह का काम नहीं होता, हर डेजिग्नेशन के लिए अलग अलग मशीन यूज होती है। कम लोड उठाना है अलग क्रेन यूज होगा, छोटा क्रेन, और बड़ा उठाना है वैसा बड़ा क्रेन होगा। तो जिस तरह का लोड उठाना है उस हिसाब का क्रेन स्पेसिफिकेशन यूज होगा। स्पेसिफिकेशन का आपको जैसा काम हो उसी स्पेसिफिकेशन का मटेरियल लेते हो, हर एक के लिए तो एक ही चीज नहीं लेते हो, ठीक ना। जैसे कि मान लो कुछ भी एक कैंची, छोटी चीज काटना है छोटी कैंची, बड़ा है बड़ी कैंची, स्टेपलर है छोटा स्टेपलर 4-5 पेज करना है, बड़ा क्लब करना है कॉपी, मोटा स्टेपलर चाहिए, उससे बड़ा तो उससे बड़ा स्टेपलर चाहिए। तो कहने का मतलब जितना चाहिए, यहाँ पे लोड जो क्रेन यूज किए हैं उस क्रेन का, उससे मान लो लिफ्ट करना है हमको कितना, 10 to the power 4 kg, ठीक। ऐसे में क्या किया जाता है, ठीक है 10 to the power 4 kg तो क्या आता है, पर यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं, डेट इज जो लिखा है हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी फैक्टर ये क्या है, 10 kg। अब ये क्या चीज है, ये बेसिकली टर्म इंजीनियरिंग में यूज होता है। ये क्या चीज है, हर एक मशीन का या हर एक जो हम डिवाइस यूज कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 10 का मतलब है 10 to the power 4 kg तक का, अगर उसमें स्पेसिफिकेशन होगा कि इस क्रेन से इतने तक का लोड उठाया जाएगा, तो जितने तक के लोड के लिए वो क्रेन बना है, मतलब उसमें स्पेसिफिकेशन लिखा है, मेंशन्ड है, उससे फैक्टर ऑफ सेफ्टी टाइम्स ज्यादा का वो कैपेबल होगा। कहने का मतलब अगर 10 की पावर 4 kg
का मैक्सिमम उसमें लिखा है, तो इंटू 10 कर लो, 10 की पावर 5 kg तक के लिए वो कैपेबल होगा। लेकिन उसमें फिर भी 10 की पावर 4 kg इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हम उतने के लिए यूज करें, और बाकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसलिए लिया जाता है क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशन या अदर चीजें क्या होगी हमको पता नहीं। क्रेन उठा रहे हैं, मान लो कार का वजन तो हमने सोच लिया इतना है 10 टू द पावर 4, पर कार के अंदर पानी भर गया है, किसी नदी में या किसी जगह डूब गया है तालाब में, तो पानी भर गया तो वजन बढ़ जाएगा। तो हमको कुछ टाइम उसका ज्यादा स्पेसिफिकेशन वाला चाहिए ना, या इन्वायरमेंटल कंडीशन पे हमारा बस नहीं है, हवाएं तेज चल रही है, क्या चल रहा है, क्या कंडीशन, या उस समय कैसा रहा, उस पे नहीं है। इसलिए थोड़ा फैक्टर ऑफ सेफ्टी का ख्याल इंजीनियरिंग में, प्रोडक्ट बनाते हैं इंजीनियरिंग में यूज होता है, ये चीज फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखा जाता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जहां पे ज्यादा डेलिकेट है, जहां पे ज्यादा जान माल की बात है, वहां फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा रखा जाएगा, ऑब्वियस बात है। जैसे कि कोई जैसे बंजी जंपिंग का ही बोल रहा था तभी बालक, तो बंजी जंपिंग है, वहां जान का खतरा है, उतने हाइट से गिरेगा तो पार हो जाएगा आदमी, तो वहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी का ज्यादा ख्याल रखा जाएगा, उस रस्सी का, या वहां पे जो स्ट्रेंथ है जितना का कैपेबल होगा, सोच के चलेगा अच्छा उस पे रस्सी पे कितना आदमी वजन का मान लो कैपेबल होगा, मान लो से रस्सी 100 kg तक का वजन का आदमी उस पर जा सकता है ग्रेविटी के साथ होते हुए उसका, तो उसमें जो स्पेसिफिकेशन होगा वो 80 kg तक ही मान लो होगा, 20 kg वो सेफ लेके चलेगा, सेफ जोन। तो ये चीज होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब कितना होता है कोई 10 ऐसा जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है हम कितना अच्छा सेफ्टी वहां पे जरूरत है सेफ्टी के लिए मशीन बनाए हैं। कॉस्ट को भी ख्याल रखा जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी देंगे कॉस्ट भी बढ़ेगा, लेकिन 10 गुना 100 गुना कर देंगे तो और ज्यादा बात होगी, लेकिन फिर उसका कॉस्ट भागेगा। तो इतना जो उस समय कुछ कंडीशन वगैरह होती है उस हिसाब से, जैसे आपको सीधा से समझो तो एक्सपायरी डेट लिखा होता है किसी में, किसी प्रोडक्ट में एक्सपायरी डेट 30 तारीख का लिखा है या मंथ का लास्ट, ऐसा नहीं है कि वो 30 या 31 को ही खराब हो जाएगा, वो 3, 4, 5 तारीख को खराब होगा, लेकिन उसमें थोड़ा घटा के लिखा जाता है क्योंकि अदर, ताकि हम 30, 31 को ऑलरेडी छोड़ दें। अदर कंडीशन भी हो सकता है, बहुत ज्यादा गर्मी हो या ये हो, फ्रिज में ना रखा हो, तो उनको कंसीडर करते हैं। बाबा कल से ये मत करना कि जितना एक्सपायरी चीजें चुन चुन के खाने लगे, या दवा में भी तो एक्सपायरी से दिन ही खराब नहीं होता, लेकिन हमको फिर भी एक्सपायरी का ख्याल रखना होता है, उससे कुछ दिन बाद खराब होता है, लेकिन वो ऐसा लिखा जाता है कि हम अदर कंडीशंस पे हमारा बस नहीं है तो उतने दिन तक हम यूज करें। उसी तरह से फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, ठीक है ना। तो हर मशीन में अपने इसके हिसाब से होता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है? 10। तो बेसिकली रियल में कितने तक ब्रेक नहीं करेगा पता है? तो इसका मतलब है, ये लिख लिया ना, इसका मतलब है इट शुड नॉट ब्रेक। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 10 टाइम्स का स्ट्रेंथ का बनाया गया है तो पता है ये कब तक ब्रेक नहीं करेगा बताओ? जो कौन सा कितना तक? इट शुड नॉट ब्रेक टू ए लोड ऑफ, कितने लोड तक ब्रेक नहीं करेगा? 990। खतरनाक कॉन्सेप्ट लगा रहे हो बोला, कितना बताओ? 10 टू द पावर, बालिका ठीक बोलिए, कितना? 5। 10 टू द पावर 4 लिखा है उसमें, फैक्टर सेफ्टी 10 का ख्याल रखा गया, 10 की पावर 4 इंटू 10 टाइम्स, यानी 10 की पावर 5 तक में वो ब्रेक नहीं करेगा। हम यूज करेंगे उसको 10 की पावर 4 तक का ही, लेकिन इतने लोड तक वो ब्रेक नहीं करेगा रियल में, जितने टाइम फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखा गया। अब वो कितना रखा जाएगा डिपेंड करता है हमको सेफ्टी कितना है। जैसे कोई अच्छी कंपनी है वो सेफ्टी का और ज्यादा ख्याल रखेगी, उसका प्रोडक्ट का कॉस्ट भी ज्यादा होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फिर तुम्हारा जैसे कोई लद्दाख या ट्रेन में यूज हो रहा है, मिलिट्री व्हीकल है, वहां फैक्टर ऑफ सेफ्टी और ज्यादा रखा जाएगा उतने टाइम्स, तो क्योंकि युद्ध में यूज हो रहा है, वॉर में या किसी कंडीशन में, तो वहां कंडीशन हमारे बस का नहीं है, अल्टीमेट यूज किया जाता है। इसलिए आप किसी का भी देखोगे कोई भी मशीन या ऐसा जितना है उसके बियॉन्ड भी लेके चला जाता है। फाइटर जेट वगैरह कभी बार पायलट इसके बियॉन्ड भी ले जाता है, जो बोलता है इतना क्रॉस नहीं करना है या फलाना नहीं करना है, क्योंकि वहां कोई उपाय नहीं है, तो उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी तब तक काम करता है, एक लिमिट से नहीं काम किया तो फिर दिक्कत हो जाती है। जैसे एक सिनेमा भी देखे होगे गाजी वगैरह मूवी, गाजी देखे होगे जो 1971 वॉर पे बेस्ड था, जो इसका सबमरीन पर था, सबमरीन जो पानी के नीचे पाकिस्तानी सबमरीन को डिस्ट्रॉय करता है, तो सबमरीन गाजी मूवी, तो वहां पे सबमरीन के जितनी डेप्थ है उससे नीचे ले गए थे काफी, तो ऐसा नहीं हुआ कि पूरा सबमरीन बस्ट कर गया वो, लेकिन हाँ उसमें डर था, वो लोग ये डर में थे कि पता नहीं होगा नहीं होगा, कुछ पार्ट में पानी भी घूम गया था, और बहुत साहसिक कदम था जो कैप्टन डेथ भी हुआ था उनका, तो बहुत अच्छा है मूवी। तो उसमें फिजिक्स भी बहुत यूज होगा उस मूवी में, देखोगे ना जब फ्लूइड चैप्टर पढ़ोगे वो भी काफी यूज होता है, जब फ्लूइड में सबमरीन के क्वेश्चन भी करेंगे, तो खैर ठीक है। तो ये ठीक है। अब होता है अल्टीमेट स्ट्रेस। अच्छा ये सब टर्म जो है ना, एक तो कुछ तो इलास्टिक लिमिट वगैरह पहले सुने, कुछ टर्म जो ग्राफ बताऊंगा मैं, उसमें एक ग्राफ भी पढ़ना है चैप्टर में जो बताऊंगा। तो अभी बस इतना सा ध्यान रखो, अल्टीमेट स्ट्रेस मतलब जहां तक क्या है कि वो समझो कि ना टूटे। तो अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया।
तो इसका लोड कितना है, फोर्स कितना, 10⁵ तक के लिए बना है 5, ठीक, केजी, और केजी यानी कि, और फोर्स क्या होगा mg, इतना इंटू 9.8, हाँ या 10, रफली 10, एग्जैक्टली 9.8 में लिख रहा हूं, एग्जैक्टली 9.8 लिख रहा हूं, mg इतना वेट लगेगा। और एरिया जो होगा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, वो कितना होता है πr²। अच्छा, हर एक मटेरियल का अपना अल्टीमेट स्ट्रेस होता है, हर एक का होता है अल्टीमेट स्ट्रेस होता है, जिसको यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं। हम ग्राफ में देखेंगे दी यील्ड स्ट्रेंथ, एक होता है यील्डिंग, हम पढ़ेंगे जब ग्राफ देखेंगे ना, ग्राफ में बताऊंगा। ये ऐसे ग्राफ पहले ही बता सकता था, लेकिन स्टाइल ज्यादा नहीं है, तो ग्राफ पे डिटेल कल बताऊंगा। यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अभी के लिए बस इतना समझ लो, यील्ड स्ट्रेंथ मतलब वो स्ट्रेंथ है जहां तक वो मटेरियल बकल ना करे, जहां तक वो मटेरियल क्या है, सेफ है। बाकी ग्राफ में कल पढ़ेंगे तो डिटेल पता लग जाएगा। तो हर एक मटेरियल के लिए अपने अपना यील्ड स्ट्रेंथ होता है। तो यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यहाँ पे क्या है, स्टील, यहाँ पे जो मटेरियल यूज किया जाता है वो स्टील। तो जो स्टील किया गया, हर एक स्टील का भी अलग अलग ग्रेड का स्टील होता है, उससे अकॉर्डिंग उसका यील्ड स्ट्रेंथ होता है। तो हमने जो स्टील यूज किया, मान लो उसका यील्ड स्ट्रेंथ है 30 × 10⁷। आप बोलोगे ये क्या याद रखना है, बिल्कुल याद नहीं रखना, आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना है, डेटा याद नहीं रखना है। तो इतना यील्ड स्ट्रेंथ होता है, यानी इतने तक ये सुरक्षित है। तो अब यानी इसको, ये जो अल्टीमेट स्ट्रेस है इतना इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 30 × 10⁷ लिख सकते हैं, यही निकाला ना अल्टीमेट स्ट्रेस कितना तक। और स्टील जो ग्रेड का वो इतने स्ट्रेस तक बियर कर सकता है। अब इसको पाई की वैल्यू पता है, ये पता है, कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके आर की कुछ वैल्यू मिलेगी। अब आर की जो वैल्यू मिलेगी उससे परेशान नहीं होना कैलकुलेशन से, मैं एनसीईआरटी का डेटा यूज कर रहा हूं, तो एनसीईआरटी का ही जितना आ रहा है उतना लिख देता हूं। 0.032 सेंटीमीटर आता है, ये 0.032 सेंटीमीटर आता है। एनसीईआरटी का डेटा कैलकुलेट करके या करोगे भी तो इतना आएगा, यानी 3.2 मीटर आता है। इसका मतलब क्या है, जरा बात समझो इन चीजों का। हमको कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि जो, हाँ 0.32 मीटर सॉल्व जब करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा सॉरी नहीं, ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेटा क्या है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यूज करो। ये मीटर में आया था एनसीईआरटी में, ये एनसीईआरटी में मीटर में था, जो भी है कैलकुलेट करोगे मोबाइल से भी या ऐसे भी करोगे तो आ जाएगा 0.032 मीटर, और ये दरअसल आएगा 3.2 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है। तो अब एक बात समझो, इसमें क्या क्या सीखने लायक है। पहला तो देखो क्या है कि अल्टीमेट स्ट्रेस कितना तक के लिए लोड के लिए वो बना था, पर यूनिट एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जो भी उसका रहेगा रोप का, तो क्रॉस सेक्शन एरिया दिस इक्वल टू उसका जो बेयरिंग कैपेसिटी जहां तक ना टूटे, वो किस ग्रेड का है गिवन रहेगा, अलग अलग मटेरियल के अलग अलग होता है। ऐसा करके हमने लिखा आर इतना, यानी 3.2 सेंटीमीटर रेडियस का अगर यूज किया जाए जो भी है रोप, तो वो इतने स्ट्रेस को बियर कर सकेगा अगर इस ग्रेड का स्टील है। समझ में आ रही बात। तो अलग अलग लोड के लिए अलग अलग होगा। अगर मान लो कि लोड कुछ और रखना है, लोड और ज्यादा रखना है, और ज्यादा को लिफ्ट करना है, तो आर और ज्यादा होना चाहिए। तो आर इधर जाएगा तो ये बढ़ जाएगा ना वैल्यू, πr² इक्वल टू दिस। तो जितना ज्यादा लोड होगा उसके अकॉर्डिंग आर को भी ज्यादा होना पड़ेगा, तभी उस स्ट्रेंथ को बियर कर सकेगा। बात समझ में आ रही है। अब अगर इसी डेटा को लिख रहे हैं, 10⁵ को उठाना है, तो हमको 3.2 सेंटीमीटर का मतलब रेडियस का ये चाहिए, रोप चाहिए। तो 3.2 सेंटीमीटर रेडियस, और यानी डाया बोलोगे तो कितना होगा 6.4, तो 6.4 सेंटीमीटर का ये डाया चाहिए। और 6.4 सेंटीमीटर अगर आप देख रहे हो ना, तो 6.4 लगभग इतना ठीक ठाक हो जाएगा। तो इंच में देखोगे कितना होता है, लगभग 5 सेंटीमीटर, इतना करीब 6.4 होता है, जितना भी होता है। तो इतना का अगर रस्सी लोगे तो बेसिकली अगर एक रस्सी इतना का, या तो रस्सी बनाए या रॉड बनाए, समझना, रॉड और रस्सी में फर्क है। रॉड एक कंप्लीट वैसा हो, तो इतना का हम रोप के जगह पे 3.2 सेंटीमीटर रेडियस का या 6.4 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शनल डाया का हम एक बना ले, क्या ले ले रोप। वो फिर रोप नहीं कहलाएगा, वो रॉड कहलाएगा, वो फिर रॉड कहलाएगा। बात समझ में आ रही। रोप तो पतला होता है जनरली, तो वो रॉड कहलाएगा। पर इतना का हम रॉड यूज नहीं करते। क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि रॉड में बकल हो जाएगा। बकल का मतलब क्या है? बकल का मतलब हो जाएगा रॉड टेढ़ा हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा, या फिर रॉड टेंसाइल मुड़ नहीं सकेगा।
पानी वगैरह में उसको उठना है, क्रेन को ऐसे मुड़ रहा है, रस्सी रॉड मुड़ नहीं सकेगी, सब रस्सी मुड़ सकती है तो फिर, लेकिन थिकनेस तो इतना ही चाहिए। फिर क्या तरीका हो सकता है? तरीका हो सकता है कि कई सारी पतले पतले तार को ही, रोप को ही हम एक के साथ एक लपेट दें। जैसे कि नायलॉन रस्सी घरों में जो यूज करते हो कपड़े वपड़े सुखाने के लिए, वहां उसको खोलोगे तो कई सारी रस्सी होती है ना, कई सारी रस्सी ऐसे मुड़ी होती है। तो उसी तरह से उससे क्या होता है, उसके जगह पे जो रस्सी है उसके जगह एक मोटर बना दे वैसे ही, पर वो मुड़ नहीं सकेगा उतना, उसमें इलास्टिसिटी नहीं होगी, मुड़ने की टेंडेंसी नहीं होगी। जब रोप करके बनाते हैं स्ट्रेंथ भी वही मिल जाता है, प्लस एक को मतलब मुड़ सकता है। तो उसमें फायदा क्या होगा कि कई सारे रोप को जब हम ऐसे लपेट देंगे तो क्या होगा, हमको इतना थिकनेस भी मिल जाएगा जो डिजायर्ड है, इतने रेडियस भी मिल जाएगा, और साथ में उसका इलास्टिक भी बिहेवियर रहेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, फिर इतने का हम रोप करते हैं अलग अलग रस्सी को मोड़ के, जैसे कि नायलॉन रस्सी में अलग अलग रस्सी थ्रेड एक के एक पर मोड़ के बेंड करके। तो बात समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? अब ये आपका एग्जाम में कंपटीशन में क्या क्वेश्चन बन सकता है, अब इन्हीं में डेटा दे दिया, थोड़ा सा वहां अच्छा डेटा दे देगा, फोर्स को बोल देगा कि यूज कर लो, जी को 10 यूज कर लो। यहाँ मैं तो एग्जैक्ट बताना था, स्टैटिक डेटा था, यहाँ 10 यूज कर लिया, यहाँ पे 22/7 है, 22/7 इधर ले जाओगे इंटू 22/7, यहाँ डेटा कुछ दे देगा 21, समझना बात को, कैंसिल हो जाएगा, आर आ जाएगा। तो इस तरह से डेटा दे देगा, बोलेगा बताओ उसके लिए रोप जो चाहिए उसकी रेडियस कितनी होगी पूरी। तो ये बन सकता है। प्लस कॉन्सेप्ट इतना नोट कर लिए तो फिर एक आध दो लाइन लिखा दूंगा, उसके बाद काम हो जाएगा। इतना लिखे कर लियो तो लिखो, तो लिखो फिर नीचे एक लाइन लिखो नीचे इसी चीज को जो बताया, ए सिंगल वायर, नीचे लिखना ए सिंगल वायर ऑफ सच ए रेडियस, ए सिंगल वायर ऑफ सच ए रेडियस is perfectly, such a radius is perfectly a rigid rod। अगर एक सिंगल वायर ऐसा होगा ना तो उसको क्या बोलेंगे, रॉड इज परफेक्टली ए रिजिड रॉड। अगर हम इतने का एक सिंगल वायर बनाने चले जाएं तो उसको फिर रॉड कहेंगे, परफेक्टली ए रिजिड रॉड, फुल स्टॉप। सो दी रोप्स आर ऑलवेज मेड ऑफ, सो दी रोप्स आर ऑलवेज मेड ऑफ a number of thin wires, always made of a number of thin wires, बहुत सारे थिन वायर से मिलके बनता है, a number of thin wires, ठीक है ना, a number of thin wires, अलग अलग थिन वायर से, थिन वायर्स ब्रेडेड टुगेदर, नंबर ऑफ थिन वायर्स लिखा है ब्रेडेड, जैसे कि नायलॉन रस्सी में होता है लिपटा हुआ एक के ऊपर, ब्रेडेड टुगेदर बोर्ड पे लिखा है, नंबर ऑफ थिन वायर्स ब्रेडेड, BRAIDED, वही लपेटा हुआ जो होता है इंग्लिश में बोलते हैं, ब्रेडेड टुगेदर फॉर। ऐसा क्यों करते हैं, एक तो बनाना आसान होगा, पतला पतला रॉड बनाना आसान है रस्सी बनिस्पत की पूरा रॉड के, फॉर ईज इन मैन्युफैक्चरिंग, बनाना आसान है उतना, ईज इन मैन्युफैक्चरिंग, और क्या होता है फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहती है, कोमा फ्लेक्सिबिलिटी, इज इन मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबिलिटी, और मुड़ सकेगा, जो मुड़ सकेगा क्या होगा, उसका इलास्टिसिटी है उसमें, तो क्या होगा स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, तो क्या होगा टेढ़ा नहीं होगा रॉड की तरह। तो मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, इज इन मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। इतनी कहानी क्लियर है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, चैप्टर में ज्यादा थ्योरी बची नहीं है, कल एक और एप्लीकेशन बताना है मुझे, और कि आपका आई सेक्शन का क्यों होता है, क्या जो ब्रिजेज आजकल देखिए वो बनता है, जो ब्रिजेज या फ्लाईओवर बनता है, तो फ्लाईओवर में क्या होता है, जो गैप रहता है आई सेक्शन, आई शेप का होता है, ऐसा क्यों होता है, वो एक एप्लीकेशन देखेंगे, एक स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ देखेंगे, उसके क्या है उसको समझा दूंगा। उसके बाद फिर इस चैप्टर में फिर क्वेश्चन करेंगे अलग अलग टाइप के, तो थ्योरी कल खत्म हो जाएगा, फिर क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 2-3 लेक्चर लगेगा, बड़ा चैप्टर नहीं है, उसके बाद हम आ जाएंगे फ्लूइड में। बाकी आपको घर पे क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, केवल कथा सुनने से नहीं होगा, आपको साथ में क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। आप बहुत अच्छा तो रहेगा कि किसी मटेरियल या बुक से प्रैक्टिस कर लो, SC वर्मा या DC पांडे और PYQ। अगर आपका बहुत ही बुरा स्थिति है, नहीं 12 क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो कम से कम एटलीस्ट PYQ तो जरूर करो, 2025 से उठाते हुए पीछे।
उसमें मेहनत करेगा डायरेक्ट PYQ लगाने में, शुरू में आपसे बहुत नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको होने लगेगा। अगर बुक बनाए बिना या मटेरियल बनाए बिना डायरेक्ट PYQ पे जाते हो, ठीक है। अदरवाइज आपको मेहनत लगेगा, 1 महीना 2 महीना धीरे धीरे करते करते आदत बन जाएगी, ठीक है। चलो।